हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निकिता शर्मा और एनसीईआरटी की हमारी क्लास 7 की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अब क्षेत्रीय संस्कृति को का अर्थ हम देखें तो क्षेत्रीय संस्कृति यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में जिस संस्कृति का निर्माण हुआ है वो उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति हो गई। संस्कृति विशेष जैसे कि हम किसी भी क्षेत्र को कैसे जानते हैं, वहाँ की लैंग्वेज से। जैसे कि इफ बंगाली है तो वो बंगाल है, गुजराती बोली जा रही तो वो गुजरात है, या फिर वहाँ के फूड से कि भाई दाल बाटी का हमारे दिमाग में आएगा तो हम ये विचारेंगे कि राजस्थान, और जलेबी फाफड़ा तो गुजरात। इस तरीके से हम वहाँ के फूड से, या फिर हम वेशभूषा को देख लेंगे कि भाई राजस्थान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और दूसरे स्टेट में कैसे पहनते हैं, केरल के साइड वहाँ कैसे पहनते हैं, वहाँ हमें लोग जैसे अलग टाइप के कपड़े पहने मिलेंगे। कश्मीर में हम देखेंगे तो हम बाल पर कुछ बांधे हुए और ऐसे पहने मिलेंगे। तो हम वहाँ के कल्चर को, वहाँ के किसी भी क्षेत्र विशेष के कल्चर को वहाँ के फूड से, पहनावे से, इनसे पहचानते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे, उससे हम ये समझेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे चेर और मलयालम भाषा, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 7th क्लास का चैप्टर है तो थोड़ा थोड़ा दिया गया है तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में। भक्ति से भी वहाँ का कल्चर डिफाइन होता है कैसे, तो इफ़ हम देखें कि उज्जैन तो हमारे दिमाग में आएगा महाकाल। तो वहाँ का एरिया डिफाइन हो रहा है ना वहाँ के कल्चर से, जैसे भगवान। तो जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राजपूत और उनकी शूरवीरता, राजपूतों के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कथक नृत्य के बारे में कि भाई वो क्या है, वो कैसे डेवलप हुआ, और बंगाली लैंग्वेज के बारे में, बंगाल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेर और मलयालम भाषा। मलयालम भाषा नाम आते हैं हम क्या समझेंगे, केरल की भाषा। लेकिन सबसे पहले मलयालम से है ना, सबसे पहले जो मलयालम भाषा है वो महोदयपुरम के चेर राज्य में डेवलप हुई। महोदयपुरम केरल में ही है ये, चेर राज्य में सर्वप्रथम। ठीक है। और दूसरा फैक्ट ये है कि जो ये यहाँ की स्थानीय लैंग्वेज थी ना मलयालम, इसका सबसे पहले अभिलेखों में इन लोगों ने यूज किया। स्थानीय लैंग्वेज का पहले यूज सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा का अभिलेखों में प्रयोग सरकारी अभिलेखों में, है ना। उपमहाद्वीप में जैसे वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज थी ना ये, तो उसका सबसे पहले सरकारी अभिलेखों में प्रयोग हुआ तो ये थी मलयालम। ठीक है ना। ये इसके अलावा यहाँ पर संस्कृत भी थी, तो उसका हमें पता कैसे चल रहा है, तो एक ग्रंथ है लीला तिलकम। क्या है उसमें, दोनों मर्ज है, संस्कृत और मलयालम। क्या है, लीला तिलकम। इस ग्रंथ में मणि प्रवालम शैली का यूज किया गया। मणि प्रवालम यानी मणि यानी कि हीरा, और प्रवालम यानी कि मूंगा। अब हीरा और मूंगा क्या है, हीरा और मूंगा यानी कि संस्कृत और मलयालम दोनों का समावेश। संस्कृत और मलयालम दोनों का समावेश, संस्कृत और मलयालम। समावेश किया गया था इस ग्रंथ में। तो दोनों संस्कृत और मलयालम दोनों का
समावेश है। मलयालम वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज है ना, तो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा है ना, तो क्षेत्रीय भाषा मलयालम ही है, दोनों का समावेश है। ये लीला तिलकम है ना, लीला है ना, लीला तिलकम, लीला तिलकम, ठीक है। तो ये लिखा गया इसमें व्याकरण, और काव्य शास्त्र का समावेश है, ठीक है ना इसमें। तो क्या देख रहे हैं हम, इन्होंने संस्कृत को भी अपनी भाषा में अपनाया। इसका एक एग्जाम्पल और देखने को मिलता है यहाँ का मंदिर रंगमंच, यानी कि जो भी रंगमंच, यानी कि इनके जो भी नाटक वगैरह होते थे वो ये लोग मंदिरों में करते थे और संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। क्या है, केरल का मंदिर रंगमंच, टेम्पल थिएटर है ना, मंदिर रंगमंच। जो नाटक होते थे ना मंदिरों में, और संस्कृत का प्रयोग करते थे ये लोग। तो क्या देखा हमने, संस्कृत को बहुत हद तक इन्होंने अपने लैंग्वेज में अपनाया था। और ये जो इनके नाटक वगैरह होते थे ना, इसमें ये लोग संस्कृत का एकदम सिस्टमेटिक नाटक वगैरह करते थे। जैसे हम देखेंगे केरल में कौन सा, कथकली, कथक नहीं है, कथक ऊपर की साइड है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कथकली केरल की साइड है और कथक ऊपर यूपी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर, ठीक है। तो कथकली वो होता है उसमें, तो ये लोग संस्कृत को यूज कर रहे हैं, तो वो एकदम विधिवत सिस्टमेटिक नाटक है, तो उनको क्या बोला जाता था, शास्त्रीय नाटक। शास्त्रीय नाटक की श्रेणी में आते हैं 8, हमारे 9 हैं शास्त्रीय नाटक, ठीक है ना। तो ये इनका मंदिर रंगमंच के बारे में आया, तो वो हमने जाना कि भाई संस्कृत यूज होती थी इन लोगों के, तो ये हमने देखा। अब दूसरा हम देखेंगे कि भाई क्षेत्रीय संस्कृति वो धर्म से भी विकसित हुई, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, जगन्नाथ संप्रदाय। जगन्नाथ संप्रदाय कहाँ पर, पूरी उड़ीसा में, ठीक है, पूरी उड़ीसा। अब ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ जो थे वो लोगों के स्थानीय देवता थे। पहले ही हम देख लेते हैं जगन्नाथ यानी क्या। जग यानी विश्व, संसार, नाथ यानी उसका स्वामी, तो जगन्नाथ यानी कि दुनिया का स्वामी, दुनिया का स्वामी, और ठीक है ना, विश्व अर्थनाथ का स्वामी। और ये लोग जो थे ना वो जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाते थे। जैसे उनके स्थानीय देवता थे तो अपने देवता की मूर्ति नहीं, पत्थर की मूर्ति नहीं बना के ये लोग उसकी लकड़ी की मूर्ति बनाते थे। स्थानीय देवता थे और लोग इनकी काष्ठ प्रतिमा यानी कि लकड़ी की प्रतिमा बनाते थे। अब इसमें एक विशेष बात क्या है कि यहाँ पर मोस्टली हम देखते हैं मंदिरों में जो मूर्ति होती है वो या तो राधा कृष्ण की होगी, इस तरीके से होगी, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण है, उनके पास में उनके भाई बलराम है और उनकी बहन सुभद्रा है। जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है वो तीनों भाई बहनों की है। तो ये विशेष बात हो गई ना, तो ये वहाँ के विशेष कल्चर को डिफाइन कर रहा है पूरी उड़ीसा का, ठीक है ना, कि भाई हम पूरी उड़ीसा बात करेंगे तो क्या, भगवान जगन्नाथ। ऐसे क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण हो रहा है, काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी। अब क्या हुआ, ये कैसे डेवलपमेंट फेज में आई, तो एक राजा थे अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, उन्होंने
12वीं सदी में मंदिर, जगन्नाथ भगवान के लिए मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया। और फिर आते हैं अनंग भीम तृतीय। डेट्स और फैक्ट्स याद रखने अपने को कि भाई 12वीं सदी में इनका मंदिर बना। और एक जो राजा थे अनंग भीम तृतीय, इन्होंने 1230 में अपना राज्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। जगन्नाथ को समर्पित। और स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित कर दिया। किन्होंने? अनंग भीम तृतीय ने। तो ये हमने क्या जाना, कैसे भगवान जगन्नाथ जो है वो वहां पर प्रसिद्ध हुए और वहां की वो कल्चर में आ गई भी, वहां की क्षेत्रीय संस्कृति धर्म से बनी है। तो ये हमने जाना जब भगवान जगन्नाथ के बारे में। अब क्या हो रहा है, वो मंदिर जो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं ना, मंदिर जैसे डेवलपिंग फेज में आ गए ना, तो मंदिर यात्रा के केंद्र बन गए। और ऐसा सभी सोचते थे राजा वगैरह की जो मंदिर पर अधिकार कर लेगा उसका उस क्षेत्र विशेष पर अधिकार हो जाएगा। तो जितने भी आक्रमण हुए उन्होंने इन मंदिरों पर अटैक करने की कोशिश करी। जैसे पहले हम इसको क्लियर देख लेते हैं। ये समझ लेना है कि भाई अनंत वर्मन ने इसको बनाया, मंदिर बनवाने का निश्चय किया जो वहाँ के स्थानीय देवता थे उनके लिए। और अनंग भीम तृतीय ने अपना शासन भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। ठीक है ना। अनंत वर्मन है ना, अनंत वर्मन भगवान जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाया। इसका 12वीं सदी है ना, 12वीं सदी। और फिर अनंग भीम तृतीय, अनंग भीम तृतीय अपना राज्य भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित, स्वयं को प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि घोषित कर दिया। अब जो मंदिर क्या यात्रा के केंद्र बन गए, मंदिर हुए वो यात्रा के केंद्र। तो जितने भी आक्रमण हुए मराठों के, मुगलों के, उन्होंने मंदिर पर अटैक करने की कोशिश करी। सभी बाह्य आक्रमणकारियों ने मंदिर पर अधिकार की कोशिश, है ना। क्यों? क्योंकि जो चीज ज्यादा महत्व रख रही है वहां पर, अगर उस पर वो अधिकार करेंगे तो पब्लिक वहां जा रही है, उसे मान रही है, तो उनका अधिकार वहां हो जाएगा, ऐसा इसलिए। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, जब कि भाई धर्म से भी कैसे संस्कृति वहां की डेवलप हो रही है, ये जाना। अब हम बात करेंगे राजपूतों की और उनकी शूरवीरता की। तो राजपूत सुनते ही क्या दिमाग में आएगा? राजस्थान। राजपूत जैसा हमारे बुक का टॉपिक है राजपूत और उनकी शूरवीरता, है ना। राजपूत व शूरवीरता की गाथाएं। तो 19वीं सदी के आसपास जैसे अंग्रेज जो जिस भी क्षेत्र पर राजपूत रहते थे उसको राजपूताना कहते थे। हमारे राजस्थान का पहले का नाम है राजपूताना। ठीक है ना। तो 19वीं सदी में अंग्रेज जिस अधिकांश भूभाग
पर राजपूत थे उसे क्या कहते थे? राजपूताना। ठीक है ना। बट ऐसा तो नहीं कि पूरे राजस्थान में राजपूत ही थे, लेकिन उन्होंने राजपूतों ने अपनी शूरवीरता से, उनकी जो अलग विशेषताएं थी उससे इस चीज़ को, जैसे शौर्य, साहस, पीछे नहीं हटना लड़ाई में, स्वाभिमान के, अपना स्वाभिमान रखना, आत्मसमर्पण नहीं करना, मातृभूमि के लिए लड़ना, इन सभी चीज़ों ने उस वहाँ पे इस संस्कृति को जन्म लिया। ऐसा नहीं कि भाई पूरे राजस्थान में सारे राजपूत ही थे, ऐसा नहीं, बहुत और भी कास्ट के लोग थे, लेकिन उन्होंने भी फिर इन परंपराओं को अपनाया। जैसे कि शूरवीरताओं की गाथाओं से हमें पता चलता है, शूरवीरों की गाथाएं बराबर वहां की क्षेत्रीय संस्कृति, ये समझ लो। ठीक है ना, वहां की क्षेत्रीय संस्कृति। तो अब जो ये शूरवीरों की गाथाएं है ना, इनको, जैसे राजपूतों की स्त्रियां, महिलाएं भी होती थी, तो वो जैसे अगर युद्ध हार गए तो ऐसा नहीं कि दूसरे जिन्होंने उन पर अटैक किया है वो उन्हें अपने अधिकार में ले ले या उनके साथ अभद्र व्यवहार करे, तो उसके लिए वे जोहर कर लेती। जोहर सभी को पता है। तो उन परंपराओं को फिर जो अदर कास्ट के लोग थे, जो राजपूत नहीं थे, तो उन्होंने अपनाया। उन्होंने वो कैसे अपनाएंगे? वो जोहर तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो अपने पति की मृत्यु के साथ उनकी चिता पर जल जाती थी, जिसे क्या बोलते हैं, सती प्रथा। तो वहाँ का कल्चर लोगों द्वारा फॉलो हो रहा है ना, तो वहाँ पर संस्कृति बन गई। क्षेत्रीय संस्कृति समझ में आया ना, कि जैसे कि राजपूत थे, उनकी अलग कल्चर थी कि भाई इस तरीके से उनके जैसे खून में ही वीरता है, इस तरीके से वीरों की भूमि राजस्थान। तो उसको खाली राजपूतों ने नहीं अपनाया, वहाँ के बच्चे बच्चे में अलग जाति के लोग थे, उनमें भी था, जो नारी थी उनमें, अलग महिलाएं थी उनमें भी ऐसा था कि भाई वो पति की मृत्यु के बाद अपने पति के साथ जल जाती थी, इस तरीके से चिता पे, तो वो सती प्रथा अपनाने लग गई। इस तरीके से वहाँ पर उस कल्चर को फॉलो किया गया। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई एक विशेष चीज की वजह से वहाँ की संस्कृति डेवलप होती है। तो ये हमने देखा राजपूतों की और उनकी शूरवीरता के बारे में। जोहर की बात समझ में आ गई ना, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ ना। जोहर राजपूत महिलाओं द्वारा और इसका अनुसरण स्थानीय महिलाएं, सती प्रथा है ना, तो ये क्षेत्रीय संस्कृति। समझना है चीज को अपने को, ठीक है ना। याद करने का कुछ फैक्ट होगा तो वो हम याद रखेंगे, ठीक है ना। और इनकी जो वीर गाथाएं थी उनको लिखने का काम कौन करते थे? वो थे चारण भाट कवि, जो आज भी होते हैं। वो इनकी शूरवीरता की गाथाओं को लिखते थे। जो आगे के जो शासक थे वो उनको फॉलो करते थे कि भाई हमारे पूर्वज कैसे थे। जैसे पृथ्वीराज है, उनको फॉलो किया, उनको जैसे आगामी हमारे महाराणा प्रताप के भाई वो जो हमारे पूर्वज थे वो कितने महान थे, तो वो भी उनकी तरह शूरवीर थे, इस तरीके से। चारण भाट जो थे वो क्या करते थे? शूरवीरों की गाथाएं लिखते थे, ठीक है ना। तो ये हमने क्या जाना कि क्षेत्रीय संस्कृति कैसे विकसित हुई, वहाँ क्षेत्र विशेष में उनका ऐसा था कि भाई सूरवीरता, वीरता, तो वो वहाँ का एक विशेष कल्चर बन गया, ये हमने जाना। अब हम बात करेंगे कथक के बारे में। बताओ कथक क्या है? कथक कहाँ? केरल में नहीं, कथक केरल में नहीं है, कथक उत्तर प्रदेश में है। केरल में कथकली है, दोनों को अच्छे से समझ लेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कथक यानी कि जिसमें महिलाएं भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, वो इशारों से अपनी बात एक्सप्रेस करेंगे। और वो भी शास्त्रीय नाटक है, कथकली भी शास्त्रीय नाटक है, लेकिन कथकली के अंदर पुरुष होते हैं, केरला में होता है वो, ठीक है ना। तो
अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? कथक की। क्या है? कथक, है ना। कहाँ? उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग पर, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कथक है क्या? तो ऐसा होता था उत्तर प्रदेश में मंदिरों में कथावाचकों की एक जाति थी। क्या? कथक। कथक का शाब्दिक अर्थ है कथा, है ना। कथा, ठीक है। तो जो कथक है वो यूपी में कथावाचकों की एक जाति। लेकिन क्या हुआ, 15वीं व 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के साथ यह विशेष नृत्य शैली बन गया। समझ में आया ना। अब इसमें क्या होता था, संकेतों, इशारों, है ना, इशारों से अपने भाव प्रकट किए जाते थे। और इसमें क्या है, क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, मोस्टली इसका कंटेंट क्या है, तो वो रासलीला है। उत्तर प्रदेश में है, मथुरा है, जहाँ गोकुल है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे क्या है, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं, तो रासलीला, ठीक है ना। रासलीला, भगवान राधा कृष्ण की कथाएं, है ना, राधा कृष्ण की कथाएं, ऐसे समझो। अगर उनको समझाना है तो वो बोल के नहीं समझाएंगे। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हमें बहुत प्यारे हैं, इस तरीके से इशारे से वो बताते थे। तो ये धीरे धीरे, पहले तो जो मंदिर में थे लोग, मंदिर में इस चीज को करते थे। एक जाति थी जो मंदिरों में कथा वाचन, है ना, ऐसा करते थे। और भक्ति मूवमेंट आया, भक्ति आंदोलन आया, तो क्या हुआ, सब भक्ति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो इन पर भी सब लोगों का ध्यान गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये विशेष एक नृत्य शैली बन गई और बाद में इसे शास्त्रीय नृत्य भी घोषित कर दिया गया। उससे पहले अंग्रेजों ने बहुत ऐसे किया था कि नहीं, इसको तो शास्त्रीय नृत्य नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि ये तो जैसे राज दरबारों में राजा वगैरह होते हैं, वो जैसे नाचने के लिए महिलाएं औरतें आती है, वैसे हैं ये, तो ऐसा बोला। लेकिन बाद में इसको मान्यता दे दी गई, क्योंकि फिर इसको क्या हुआ कि जैसे इसमें ऐसे ये तो बिल्कुल इसको सीखा जाता था और शास्त्रीय मतलब एकदम प्रॉपर वे में किया जाता था, इसको सीखना पड़ता था, ये कोई मनोरंजन के लिए वैसा नहीं था। तो बाद में इसको शास्त्रीय क्लासिकल डांस की, शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दे दी गई। किसे? कथक को, ठीक है ना। तो कथक के बारे में हमने क्या जाना, जो उत्तर प्रदेश में कथावाचकों की एक जाति मंदिर में कथावाचन करते थे, भक्ति आंदोलन आया तो ये एक नृत्य शैली बन गया, जिसमें क्या होता है, इशारों से अपने भाव प्रकट किए जाते हैं। नृत्य है ये, मोस्टली इसका कंटेंट है रासलीला, भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की कहानियां, ठीक है। तो ये हमने देखा कथक के बारे में। मुगल काल तक, मुगलों के समय काल में कथक जो था ना, वो जैसे राजनृत्य की तरह प्रस्तुत होता था, गणिकाओं द्वारा दरबार में किया जाता था। लेकिन बाद में ये दो घरानों में विकसित हुआ। वो कौन से हैं? जयपुर घराना और लखनऊ घराना। तब ये क्या बात हुई कि दो घरानों में विकसित हुआ? दो अलग अलग डांस है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कथक ही है। लेकिन जैसे कि उस घराने में, जैसे इनको करने वाले जो लोग हैं जयपुर में हैं, वो वहाँ पर इसका ज़्यादा मात्रा में वो विकसित हुआ ये, और लखनऊ में। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जो जयपुर घराना है वहाँ वो लोग इसे, वही चीज़ है जैसे कथक में जो जो चीज़ें होती है, लेकिन वो जैसे उनके जैसे लखनऊ में है वो हाव भाव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं,
जयपुर घराना है वो जो फीट्स चलते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से ये विकसित हुआ। कहाँ क्या है, कथक है वो 2 घरानों में विकसित हुआ, जयपुर और लखनऊ, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। फिर बाद में ये पंजाब, अलग अलग स्टेट में, पंजाब, जम्मू कश्मीर सब जगह फैल गया, जम्मू कश्मीर आदि में फैल गया। तो कथक को हमने अच्छे से जाना। कथक यानी कथावाचक जो लोग थे वो बाद में नृत्य शैली बन गई भक्ति आंदोलन के साथ साथ। तो ये हमने देखा कथक के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कथक के बाद लघु चित्रों के बारे में, मिनिएचर पेंटिंग्स, लघु चित्र। अब लघु चित्र क्या है बताओ। लघु चित्र यानी नाम से ही हमें पता चल रहा है छोटे चित्र, छोटे आकार के चित्र। इनकी परंपराएं विकसित हुई जो इन्हें जल रंगों से, कागज अथवा पत्ते पर, बाद में है ना जब कागज आया था, लेकिन पहले ये जो क्या थे, ताड़पत्र। प्राचीन समय में ताड़पत्र, ताड़ का एक पेड़ होता है, उसका पत्ता होता है, उस पे लिखते थे। ठीक है ना, प्राचीन समय में इन पर ये पेंटिंग्स करी जाती थी। अब इनकी बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये भी हमारी संस्कृतियों में जानकारी हमें जिनसे मिलती है उसमें आती है। तो कैसे पता चल रहा है, जो मुगल जो थे ना वो अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे। अवसरों पर बनवाते थे। ऐसा नहीं कि भाई मुगल ही ये करते थे। ये कहाँ एक हम देखेंगे बसोली, इसमें 2 देखेंगे, बसोली शैली और कांगड़ा शैली। तो बसोली शैली कहाँ विकसित हुई, वो है हिमाचल प्रदेश। 2 चीजें याद रखने लायक है, बसोली शैली, पहाड़ी शैली है ना ये दोनों, ठीक है ना। बसोली शैली ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर विकसित हुई। इसका एक भानुदत्त की रस मंजरी बुक है ना, ये भानुदत्त की रस मंजरी हमारे एग्जाम्पल के लिए है। अब बुक है तो इसमें तो लिखी हुई चीजें हैं, तो फिर ये एग्जाम्पल कैसे बुक है, इसमें लिखी हुई चीजें हैं, लेकिन उसमें पेंटिंग्स भी है, चित्र भी है। तो उन चित्रों में बसोली शैली के चित्र मिलते हैं हमें इस बुक से। ये एक एग्जाम्पल याद रख लेना है अपने को। और दूसरा अपने को ये समझ जाना कि ये बताना चाह रहे कि जैसे अगर हमारे बुक्स में ऐसे चित्र भी दिए गए हैं बच्चों को समझाने के लिए, कि जैसे राजा शिकार पर जा रहे हैं तो उसने बोल दिया कि भाई तुम हमारी पेंटिंग बनाओ, तो वो बैठा है, उसके आजू बाजू में लोग बैठे हैं, उसके पास हथियार पड़े हुए हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। और वहीं हम जैसे राधा कृष्ण की पेंटिंग वो विकसित हुई, तो वो हम देखेंगे कि भाई उनमें भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, इस तरीके से ऐसी चीज़ें पेंटिंग्स में ये लोग बनाते थे। ठीक है ना, तो ये देखा हमने लघु चित्रों में एग्जाम्पल देखा। बसोली शैली दिखी जो हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई। इसके बाद आती है कांगड़ा शैली। बसोली शैली जो तो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ इसका सन है 17वीं शताब्दी के आसपास, है ना, यहाँ विकसित हुई। लेकिन जो हमारी कांगड़ा शैली हम देखेंगे ना उसका रीज़न अलग है। ये तो यहीं पे डेवलप हुई थी, लेकिन कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई कि अटैक होता है नादिर शाह का। नादिर शाह कौन, जो ईरान का शासक है। ये बसोली शैली याद रख लेना है। फिर आता है
इनके बारे में डिटेल में नहीं दिया गया, थोड़ा थोड़ा दिया गया, तो हम अभी उस हिसाब से पढ़ेंगे। हमारी 7th क्लास की बुक है तो ठीक है ना। अब होता है, आती है बात कांगड़ा शैली की। कांगड़ा, हाँ कांग होगा ना, कांगड़ा शैली। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? 1739 में नादिर शाह जो ईरान का शासक होता है वो कहाँ अटैक करता है? आक्रमण दिल्ली पर। दिल्ली पर कौन था? महमूद शाह। महमूद शाह था दिल्ली में। ये यहाँ अटैक करता है तो यहाँ जो मिनिएचर पेंटर्स थे, लघु चित्रकार थे, वो मैदानी इलाकों में इसके अटैक से बचने के लिए जो लघु चित्रकार थे, मैदानी इलाकों से बचने के लिए कहाँ चले गए? पहाड़ी इलाकों में। और वहां विकसित हुई कांगड़ा शैली। ठीक है ना। इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं दिए गए। बाकी संसार चंद करके जो राजा थे, इन्होंने सबसे प्रथम इसकी वो रखा था कांगड़ा शैली का। ठीक है ना। वहां ये कांगड़ा शैली विकसित हुई। इसमें क्या थे? राधा कृष्ण के चित्र। राधा कृष्ण के चित्र। तो कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई ये देख लिया हमने। ठीक है ना। तो क्या देखा हमने? बशोहली शैली, कांगड़ा शैली, मिनिएचर पेंटिंग्स जो राजा महाराजा के लिए बनाई जाती थी। लघु चित्र क्या है वो हमें समझ में आ गया कि भाई राजा महाराजा कहते थे कि भाई हमारी पेंटिंग्स वगैरह बनाओ, तो जैसे जल रंगों से फूल वगैरह किसी से भी कलर निकालते होंगे तो उन कलर्स से वो पत्तों पर जब कागज आ गया तो कागज के ऊपर, नहीं तो पहले ताड़पत्र के ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे। और कांगड़ा शैली हमने, कांगड़ा स्कूल्स डेवलप हुए वो हमने देख लिया, और बशहोली शैली देख लिया। अब हम बात करेंगे बंगाल। बंगाल नज़दीक से एक नज़र करके हमारी बुक में टॉपिक है, तो उसको हम समझेंगे, नज़दीक से नजर डालेंगे बंगाल के ऊपर। तो बंगाल नज़दीक से एक नज़र, तो इसमें क्या देखेंगे हम कि वहाँ पर मोस्टली हम क्या देखते हैं, जहाँ बंगाली बोली जाती है, जहाँ जो भाषा है उस हिसाब से उस क्षेत्र का हम नाम बताते हैं। तो भाषा के अनुसार बंगाली, बंगाल। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बंगाली वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं थी। बंगाली जो है वो संस्कृत से निकली थी। बंगाली संस्कृत से निकली, या फिर इस पर संस्कृत का प्रभाव है, इस दोनों बातों को समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं। इन दोनों बातों को समझने के लिए कि बंगाली जो है वो संस्कृत से निकली है या इस पर संस्कृत का जस्ट प्रभाव है। तो होता यह है कि 4वीं शताब्दी, यानी कि जब गुप्त वंश होता है, गुप्त वंश का शासन होता है, तो 4वीं शताब्दी में बंगाल व मगध में कौन थे? गुप्त थे। ठीक है ना। मगध कहाँ है? हमारा बिहार। ठीक है ना। बंगाल व मगध समझ लेना है। ठीक है ना। बिहार, पाटलिपुत्र, पटना, जो आज का पटना है ना, वो उसकी राजधानी थी पहले मगध की। बंगाल व मगध के बीच में व्यापारिक संबंध। अब सोचो, व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। जब भी हम किसी व्यापारिक संबंध बढ़ते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ओनली व्यापार ही नहीं होता है, हमारी लैंग्वेज चेंज होती है, हम जो चीज़ें देखते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ की मगध में क्या थी? संस्कृत थी। तो संस्कृत कहाँ आ गई? बंगाल। ठीक है ना। वहां से
ब्राह्मण भेजे जाते थे मगध। भेजे कहाँ से? वहां से, मगध से, है ना, बंगाल। यहाँ संस्कृत का हो गया भाषा विस्तार। जब भी कभी व्यापार होता है तो हमारी लैंग्वेज भी चेंज होती है, वहाँ कोई सब चीज़ें बदलती है। वो जैसे कि हम अदर कंट्री से कोई यहाँ आएगा तो वो हमारी भाषा भी सीखेगा, व्यापार के लिए आएगा लेकिन बहुत सारी कल्चर भी सीखेगा, भाषा भी सीखेगा। तो इस तरीके से बंगाल में संस्कृत लैंग्वेज का वो होने लगा, संस्कृत लैंग्वेज विकसित होने लगी। फिर क्या हुआ, ये तो हमने देखा संस्कृत का प्रभाव यहाँ पर कैसे पड़ा। अब बात आती है कि जो मुगल थे ना, उनका भी यहाँ पर शासन रहा था बंगाल में 15वीं 16वीं नहीं 17वीं शताब्दी में भी, है ना। मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल को एक बार एक सूबा भी बनाया था, उसका भी इस पर अधिकार रहा था। और 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, 14वीं से 16वीं सदी तक इस पर सुल्तानों का शासन रहा, और अकबर ने इसे सूबा भी बनाया था। अब सोचो, ये लोग भी उस पर अधिकार कर रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज भी तो जाएगी ना यहाँ। तो बंगाल में फारसी भाषा का भी प्रभाव रहा बंगाल पर, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ की लैंग्वेज का विकास क्रम, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक बार नज़दीक से देख लेते हैं कि भाई कैसे हो रहा है उसका विकास क्रम। बंगाली जो है ना, संस्कृत से ही उपजी हुई है, बंगाली संस्कृत से ही निकली हुई है, लेकिन संस्कृत से ही है। लेकिन इसका विकास क्रम देख लेते हैं हम, इस चीज को जो भी अब तक हमने समझा। ये पहले तो संस्कृत, गैर संस्कृत शब्द, टूटे फूटे शब्द समझ लो, ठीक है ना। फिर आता है फारसी, जो मुगलों से आ रही है, यूरोपीय भाषाएं, इन सब का जो मिश्रण हुआ ना, उससे वहाँ स्थानीय आधुनिक समझ लो इसको अच्छे से, कैसे ये लैंग्वेज डेवलप हो रही है, विकसित हुई। बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है हमारे बुक में, लेकिन मेन कंटेंट अपन को यही समझना है कि ये यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई पहले ब्राह्मण जो थे वो मगध से यहाँ आ रहे थे तो संस्कृत का प्रसार हुआ, और फिर मुगल आ जाते हैं यहाँ पर, तो सबका मिक्स होके जो टूटे फूटे जैसे गैर संस्कृत कुछ शब्द थे, उनसे क्या बन गई, आधुनिक बंगाली, ठीक है ना। फिर अब इसके साहित्य को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो जो पूरा ही संस्कृत का ऋणी है, संस्कृत पर निर्भर है, और दूसरा है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, बंगाली साहित्य। एक है संस्कृत का ऋणी या उस पर निर्भर है ना, और दूसरा है संस्कृत से स्वतंत्र। जो संस्कृत से स्वतंत्र है उसे नाथ साहित्य भी बोला जाता है, क्योंकि नाथों की कहानियां हैं उनमें, है ना। इसमें है मंगल काव्य, और इसमें है गोपी चंद्र, मैनामती। गोपी चंद्र मैनामती का पुत्र होता है, वो उसे कहती है कि संसार को संन्यास ले लो इनसे मुक्ति पाने के लिए। ऐसी स्टोरीज हैं ये बिल्कुल अलग है, अपनी ऑन लैंग्वेज है, और ये संस्कृत से निकला हुआ है, ठीक है ना।
ये हम समझ रहे हैं कि भाई संस्कृत से भी ये निकला हुआ है, लेकिन इसका एक अलग लैंग्वेज में भी इसका साहित्य है और संस्कृत पर डिपेंडेंट भी साहित्य है, ठीक है ना। ये एक मंगल काव्य है और दूसरा नाथ साहित्य है। मंगल काव्य है ये पूजा पाठ धार्मिक कार्य इनके ऊपर है, और ये इसमें धर्म ठाकुर जो एक देवता है ना, देवता गोपीचंद मीनामती का पुत्र होता है, वो उन्हें कहती है कि संसार संन्यास ले लो, इस तरीके की बात इसमें होती है। ये पूरा बंगाली साहित्य संस्कृत से अलग है, बंगाली साहित्य नाथ साहित्य, ठीक है ना, बंगाली लैंग्वेज में, और ये संस्कृत के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये तो देखा हमने बंगाल नज़दीक से, देखा कि भाई किस तरीके से लैंग्वेज है वो डेवलप हुई बंगाल के बारे में। अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर पीर और मंदिर का डेवलपमेंट कैसे हुआ बंगाल में, है ना, बंगाल की बात चल रही है अपनी। तो पीर और मंदिर, पीर व मंदिर, है ना, इसको अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें बनती है। तो क्या होता है कि बंगाल पर मुगलों के अटैक्स होते हैं, तो यहाँ पर लोग शुरुआत में क्या करते हैं, 15वीं सदी, है ना, लोग जो होते हैं 15वीं से 16वीं है ना, 15वीं से 16वीं सदी में क्या होता है बंगाल में, पश्चिमी बंगाल, जैसे ये एरिया है बंगाल का, तो इधर की साइड के लोग जो क्या करते हैं, वहां की भूमि कम उपजाऊ होती है, पश्चिमी बंगाल कम उपजाऊ भूमि, इसको छोड़कर लोग कहाँ पलायन कर जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है ना, वहां पर ये लोग चले जाते हैं। उस समय ये लोग पलायन, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, समझना कैसे पीरों और मंदिरों का वहां पर सबसे ज्यादा निर्माण हुआ, वो चीज हम समझ रहे हैं। वहां पर चले जाते हैं ये लोग कम उपजाऊ भूमि को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल में। यहाँ पर क्या होता है, मुगलों का अधिकार होता है, मुगलों का अधिकार होता है। तो मुगल क्या करते हैं कि इनकी जो भूमि होती है उसे लेकर अपने अधीन मस्जिद बना लेते हैं। मुगल कर्मचारी भूमि प्राप्त करके उस पर मस्जिद बना देते थे। अब मस्जिद बना दी तो क्या हुआ, वहां पर अब इनका अधिकार हो रहा है वहां पर मुगलों का, इन्होंने मस्जिद वगैरह बना दी भूमि लेके इन लोगों से। तो वहां पर बाहर से जो लोग आ रहे हैं रहने के लिए, उन्हें कोई गाइड करने वाला चाहिए। बंगाल में बाहर से आने वाले लोगों को गाइड करने के लिए, बाहर से आने वाले लोगों को संरक्षण हेतु अधिकारी और यही या नेता, और यही क्या कहलाए, जो इन्हें गाइड करते थे बताते थे, वो पीर कहलाने लग गए। समझ में आया ना किस तरीके से पीर लोग, बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें गाइड करने के लिए उनका नेता उन्हें कोई दो बात बता दे, उसके लिए पीर, उन लोगों को पीर कहा जाने लगा, ठीक है ना। लोगों को मानना था कि भाई अब उनका ओहदा बढ़ने लगा कि उनके पास ऐसी शक्तियाँ भी है, इस तरीके से लोगों को लगने लग गया था। पीर क्या है, बंगाल में वे लोग जो नेता की तरह प्रारंभ में
बाहर से आने वाले लोगों को गाइड करते थे। संरक्षण दे कह सकते हैं, ठीक है ना। वो लोग कौन थे? पीर, ठीक है ना, वो ये पीर कहलाने लगे। अब बात आती है मंदिरों की। तो 15वीं सदी के बाद बंगाल में मंदिर निर्माण सर्वाधिक, जो 19वीं सदी के बाद रुक जाता है। अब मंदिरों का निर्माण कौन करवाएगा? जो शासक जिनके अंडर में ये होगा, शासक वगैरह निर्माण करवाते थे। तो इसमें मोस्टली हमारे 2 मंदिरों के बारे में बताया गया है, वो है दो चाला और चौचाला। 2 मंजिला, या हम इसे ये ऐसे बोल सकते हैं कि चौचाला यानी 4 छतों वाला। मंजिला नहीं देंगे, 2 छत है ना वाला। चौचाला यानी 4 छतों वाला। ऐसे मंदिर बनने लग गए। इसमें मिट्टी के मंदिर, कंसारी नाम की इस तरीके की धातु से मिला के मंदिर बनते थे। अब ये जो मंदिर थे, इनमें क्या हुआ, अंदर की तरफ कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन बाहर कारीगरी और सजावट वगैरह करते थे मंदिरों में, ठीक है ना। इसमें बंगाल के बांकुरा जिले का विष्णु मंदिर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, बाहर की तरफ थोड़ी बहुत इसमें सजावट कर रखी है, ये हमने एग्जाम्पल देखा। अब बात आता है कि मछली जो है भोजन के रूप में। अब मछली की बात क्यों आ रही है यहाँ पे? क्योंकि बंगाल जो है वो नदी का तटवर्ती क्षेत्र है, कारण बंगाल नदीय मैदान है, नदी तटीय क्षेत्र है। तो आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा साधन क्या है? मछली। तो मछली भोजन के रूप में सर्वाधिक मात्रा में। कुछ ब्राह्मणों को भी ऐसा बोला जाता है कि अलाउ कर दिया था कि वो मछली खा सकते हैं। अब नहीं खाना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा था क्योंकि वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर थी, ठीक है ना। ये हमने जाना। और कुछ ऐसे हमें सोर्स भी मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है, वो देख लेते हैं हम क्या सोर्स है। एक जो है विशाल लक्ष्मी मंदिर से एक फलक मिला है, विशाल लक्ष्मी मंदिर का एक फलक, जिसपे व्यक्ति मछली तैयार करते हुए, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है, मतलब वो लोग मछली का उत्पादन करते थे बहुत ज्यादा, तैयार भोजन हेतु, तैयार करते हुए भोजन हेतु ऐसा दिखाया गया है। और जो ग्रंथ है क्या है, उसमें बताया गया है, ब्राह्मणों को अलाउ किया है, वो है बोहद धर्म, है ना, ग्रंथ। इसमें खास खास किस्म की मछली, अब कैसी भी हो मछली तो मछली है ना, खास किस्म की मछली खा सकते हैं ब्राह्मण। ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर भी इन्होंने बोल दिया था ब्राह्मण। तो ये हमने हमारा चैप्टर कर लिया है कंप्लीट, कि भाई बंगाल को हमने नज़दीक से देखा, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में देखा, हमने पीर और मंदिरों के बारे में देखा, 2 चाला चौचाला मंदिर देखा हमने, और हमने ये मछली कैसे वहाँ पर भोजन के रूप में मोस्टली ली जाती थी वो देखा। उससे पहले हमने क्या देखा कि भाई राजपूत की शूरवीरता, उनके बारे में, कथक के बारे में,
और हमने चेर और मलयालम भाषा, जगन्नाथ संप्रदाय, तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसको अच्छे से पढ़ना है, इसका सभी कंटेंट हमें पता होना चाहिए, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमारा 7th क्लास का ही एग्ज़ाम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे आखिरी चैप्टर के बाद। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 8 की NCERT को। तो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।